नमस्कार, प्रणाम, आदाब, शास्त्रीय काल। क्या हाल चाल। उम्मीद है दोस्तों आप स्वस्थ होंगे और पूरी तरीके से मस्त होंगे। दोस्तों आज मैं कहानी शुरू करूंगा। कहानी शुरू करने से पहले मैं उन लोगों के नाम लेना चाहूंगा जो हमारी हर कहानी को बड़े प्यार से सुनते हैं और अपना आशीर्वाद कमेंट में जरूर देते हैं। उनके नाम हैं रिंकी पांडे जो कि अमेठी से हैं, ये हमारी लगातार कहानी सुनती हैं। अजीत मिश्रा जो कि अमेठी से हैं, वो भी हमारी कहानी को लगातार सुनते हैं। मुकेश मौर्य हैं लखनऊ से, वो भी हमारी कहानी को लगातार सुनते हैं और उनके कमेंट हमेशा, उनका प्यार हमेशा हमें हर वीडियो में मिलता रहता है। उसके बाद जो अगला नाम है वो है विजय मिश्रा जो कि नोएडा से रहने वाले हैं। वो भी कहानी को बड़े प्यार से सुनते हैं और हर वीडियो में, हर कहानी में उनका कमेंट जरूर आ जाता है और उनका आशीर्वाद जरूर मिलता है। और लास्ट नाम है सूर्या मंडल जो कि बंगाल से हमारी कहानी को सुनते हैं। तो आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें इस लायक समझते हैं कि आप हमारी कहानी को बड़ी ही चाव से सुनते हैं, बड़े ही प्यार से सुनते हैं। दोस्तों आज की जो मैं आज कहानी सुनाने चल रहा हूँ, ये एक लड़की की संघर्षपूर्ण कहानी है जो कि गांव के रूढ़िवादिता को, गांव के रिवाज को बहुत संघर्षों के बाद वो सफलता के पथ को आखिर पा ही लेती है और जो उसके जीवन का लक्ष्य होता है उसको पा ही लेती है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे मेरा छोटा सा विनम्र अनुरोध है दोस्तों कि अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक दिल को छू लेने वाली कहानियां हमेशा लाता रहता हूं। इस कहानी में जिन भाई का कमेंट आएगा, आप कहां से कहानी को पूरी देख रहे हैं और किस जिले के और किस प्रदेश के रहने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता दिया करिए ताकि हम अगली कहानी में आपका नाम ले सकें कि आप हमें प्यार और सपोर्ट अपना भरपूर दे रहे हैं। तो बिना समय गंवाए आइए कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों दरअसल एक गांव होता है और गांव में एक मुकुट नाम का व्यक्ति होता है। मुकुट कैसे भी अपने घर की परवरिश करता है, दिन भर मजदूरी करके, ईंटा गारा करके कई प्रकार की मजदूरियां वो कर लेता है और अपने घर परिवार को चलाता है। और उसके घर में एक बेटी होती है जिसका नाम होता है निधि। निधि की उम्र करीब 16-17 साल की थी और मुकुट अपनी बिटिया को पढ़ाने के पक्ष में नहीं था। गांव वाले बहुत लोग कह रहे थे कि अब वो 18 साल की हो गई है, मुकुट भाई क्यों ना तुम अपनी बिटिया निधि की शादी कर दो। जबकि निधि की जो आदत थी वो पढ़ने की इतनी ज़्यादा आदत थी कि पूरी रात रात वो दीपक जलाकर अपनी पढ़ाई को जैसे तैसे पूरा करती थी। और गांव के और पड़ोसी के कुछ लोग जिनकी बेटियां पढ़ने में या बेटे पढ़ने में काबिल नहीं थे, वो लोग जब देखते कि मुकुट की बेटी निधि दिन रात लगातार पढ़ाई कर रही है तो वो लोग बड़ा जलन और बड़ा ईर्ष्या रखते थे कि आखिर इनके घर में एक बेटी है जो दिन रात पढ़ाई में लगी रहती है और हमारे बच्चे हैं कि कभी कॉपी किताब उठाकर उसका मुंह तक नहीं देखते। पढ़ने के बाद आते हैं, झोला बस्ता जहां होता है वहीं पे फेंक देते हैं और उसके बाद खेलने चले जाते हैं। पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होता है, जबकि पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में एक बिटिया ऐसी है जो दिन रात पढ़ाई करती रहती है। और मोहल्ले के जितने भी लोग निधि के पढ़ाई के तरीकों को समझते थे और निधि की पढ़ाई करने का तरीका देखते थे और उसके पीछे की लगन और मेहनत देखते थे, वो लोग चाहते थे, वो लोग सोचते थे कि निधि एक ना एक दिन एक अच्छे मुकाम पर जाएगी, एक बहुत बड़ी सफलता लेकर आएगी जिससे मुकुट के पूरे खानदान का नाम रोशन हो जाएगा। लेकिन निधि 18 साल की हो गई थी और उसने इस बार हाई स्कूल की परीक्षा दी थी। हाई स्कूल की परीक्षा देने के बाद स्कूल में कुछ दिन की छुट्टी हो गई थी और उसके बाद हाई स्कूल का रिजल्ट आना था। जिस दिन हाई स्कूल का रिजल्ट आना था, पूरे गांव और मोहल्ले के लोगों के रिजल्ट की, जो उनके घर के बच्चे पढ़ते थे, उनके घर के बच्चों यानी कि उनके अपने खुद के बेटे बेटियों के रिजल्ट की परवाह ना करते हुए पूरे गांव की निगाहें मुकुट की बिटिया निधि के ऊपर टिकी थी कि निधि का क्या रिजल्ट आता है। और शाम को जैसे ही हाई स्कूल का रिजल्ट बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है तो पता चलता है कि निधि ने
पूरे जनपद में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। मुकुट को जैसे ही गांव वाले लोग आकर बताते हैं कि आपकी बिटिया ने पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा नंबर प्राप्त किया है, तो मुकुट का सीना गर्व से फूल जाता है और उसके बाद वो अपनी बिटिया को आगे की पढ़ाई जारी करने के लिए कहता है। लेकिन कुछ दिन बाद ही गांव के कुछ लोग जब मुकुट को समझाने लगते हैं कि देखिए भाई साहब, हम गांव में रहने वाले लोग हैं, मजदूरी खेती किसानी करके खाने वाले लोग हैं, हमें अब बिटिया आपकी बड़ी हो रही है, इसके हाथ पीले कर दो। और जब कई लोग उसको बार बार यही समझाते हैं तो मुकुट के दिमाग में भी यही आ जाता है, उसके दिमाग में भी यही गंदगी भर जाती है कि वो अपनी बिटिया को पढ़ाने के अलावा उसकी शादी के बारे में सोचने लगता है। और अपनी पत्नी से जैसे वो चर्चा करता है अपनी बिटिया निधि की शादी के बारे में, तो उसकी पत्नी कहती है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जमाना बहुत ज़्यादा खराब है और ऐसे में हमें चाहिए कि हम अपनी बिटिया निधि के हाथ पीले कर दें, यानी कि उसकी शादी कर दें। अब पूरा समाज एक तरफ, पूरा घर एक तरफ और निधि अकेली। निधि अपने बाप मुकुट से बार बार हाथ जोड़ती है, बार बार विनती करती है कि पिताजी मेरी शादी मत करो, अभी मेरी पढ़ाई बर्बाद मत करो। लेकिन मुकुट के ऊपर गांव समाज रिश्तेदार और लोगों के कहने की बातों का भूत सवार था। वो बिल्कुल नहीं मानता है और अपनी बिटिया निधि के लिए शादी देखने लगता है। कुछ दिन बाद उसकी खोज पूरी हो जाती है और वो एक लड़का ढूंढकर अपनी बिटिया निधि की शादी कर देता है। निधि अब दुल्हन बनकर अपने ससुराल चली जाती है। जब वो ससुराल पहुंचती है तो वहां पर भी उसका पढ़ाई करने की जो इच्छा थी वो खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिन तो वो अपने ससुराल में अपने सास ससुर की सेवा करती है, खाना पीना बनाती है, गांव के घर के गृहस्थी के कामों में अपने परिवार का कंधे से कंधा मिलाकर हाथ बटाती है। लेकिन कुछ दिन बाद ही उसके सास ससुर, जहाँ पे उसकी शादी हुई थी वो भी गांव में शादी हुई थी, तो वो लोग भी दिमाग से एकदम उसी तरीके की विचारधारा के आदमी थे जैसे कि उसके मायके वाले थे। उसके सास ससुर उसकी पढ़ाई पर विरोध करने लगते हैं। अब धीरे धीरे निधि के सास ससुर जब देखते हैं कि ये घर का काम वगैरह सब कुछ निपटा लेती है तो पूरी रात पढ़ाई करती है, तो उन्हें बुरा लगने लगता है और वो अपने बेटे प्रेम से कहते हैं कि देखो ये चीज़ें अच्छी नहीं है, बहू रात भर पढ़ाई करती है, पूरे घर में उजाला रहता है, हम लोग सही से सो नहीं पाते, इसलिए अब हम बुजुर्ग हो गए हैं और हमें धीरे धीरे बीमारियां आ रही हैं क्योंकि हम पूरी रात सो नहीं पाते, घर में उजाला दीपक का बहुत ज्यादा होता है। अब वो अपनी पत्नी को समझाता है कि ऐसा करो कि तुम जब काम कर लिया करो तो 1-2 घंटे पढ़ाई किया करो, पूरी रात पढ़ने का क्या मतलब है। तो वो कहती है कि दरअसल मुझे यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, मुझे जिला अधिकारी बनना है, मुझे एक बड़ा कलेक्टर बनना है, मुझे डीएम बनना है, तो कृपया करके आप इस बीच में ना आए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन उसका पति उसे बार बार समझाता है क्योंकि उसके पास उसके पिता और उसकी माँ बार बार उसे कोस रहे थे कि इसे इस चीज को करने के लिए रोको कि ये पूरी रात पढ़ाई ना करे। अब उसके सास ससुर उससे डायरेक्टली ही बोलने लगते हैं कि देखो बहू, ये अच्छी बात नहीं है, तुम पूरी रात पढ़ाई करती हो। तो अपने सास ससुर से कहती है कि पिताजी, सास ससुर जी, ये कोई बुरी बात नहीं है, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, मैं अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने को एक सफल इंसान बनाने के लिए, अपने को एक अधिकारी बनाने के लिए दिन रात प्रयास कर रही हूँ। आपको चाहिए कि आप मेरा समर्थन करें, लेकिन आप तो मेरे विरोध में उतर आए हैं। अब धीरे धीरे बात बढ़ती जाती है। उसके सास ससुर मानने को तैयार नहीं थे और मजे की बात ये थी कि उसका जो पति था वो भी निधि की बातों को नहीं मान रहा था। यानी प्रेम भी अब दो रास्ते में फंसा था। इधर अगर वो अपनी माँ पिता का कहना मानता तो इधर उसकी पत्नी छूट जाती, इधर अगर वो अपनी पत्नी का कहना मानता इधर उसके माता पिता छूट जाते। अब प्रेम ये फैसला नहीं ले पा रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। वो गांव के कुछ लोगों से इसके बारे में विचार विमर्श करता है, तो गांव के कुछ लोग जो लफंडर टाइप के होते हैं, जो इधर उधर घूमते रहते हैं, वो लोग
प्रेम को सलाह देते हैं कि तुम अपनी पत्नी से तलाक ले लो। अब धीरे धीरे जब वो अपनी माँ बाप की तरफ से दबाव ज्यादा आने के बाद अपने पत्नी के ऊपर हाथ भी छोड़ने लगता है, भद्दी भद्दी गालियां देता है निधि को। निधि अंततः जब परेशान हो जाती है और ये समझ लेती है कि उसके सास ससुर और उसके ससुराल वालों का, यहाँ तक कि उसके पति प्रेम का भी अब चाल चलन बदलने वाला नहीं है और उसे ये लोग पढ़ाई नहीं करने देंगे, जैसे उसके पिताजी मुकुट ने उसे पढ़ाई ना करने दी और उसकी शादी कर दी, तब वो एक तलाक का पेपर लेती है और कोर्ट पहुंच जाती है और कोर्ट में तलाक के पेपर की अर्जी दे देती है और उसके बाद वो सीधा मायके आ जाती है। मायके वाले भी उसे इस चीज़ से करने से रोकते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हारी शादी कर दी है, अब हम तुम्हारे जिम्मेदार नहीं हैं, तुम ससुराल में रहो या तलाक दे दो अपने पति को, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हें जैसे अपना जीवन चलाना है तुम चलाओ, हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। अब जब वो अपने मायके से भी उसका हाथ बिल्कुल खाली हो जाता है और जब सारा कुछ समझ लेती है, तो वो गांव से सटे एक कस्बे में जो थोड़ा शहर टाइप का था, वहां पे 1000-2000 रुपए का एक किराए का कमरा ले लेती है। लेकिन उसके पास आय के लिए पैसे आने का स्रोत एक भी नहीं था, तो वहीं मोहल्ले के कई बच्चों को बैठाकर ट्यूशन पढ़ाने लगती है और जो उससे पैसा मिलता है, जो उससे उसकी आय होती है, उसी से वो धीरे धीरे कॉपी किताब खरीद के यूपीएससी की तैयारी जारी रखती है, यूपीएससी की तैयारी करती रहती है। और वो पहले प्रयास में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स पास कर जाती है, फिर उसके बाद वो पास कर जाती है मेन, लेकिन इंटरव्यू में बेचारी फेल हो जाती है और फिर वापस अपने कमरे में आकर पूरी रात रोती है, सोचती है कि अभी तक तो ऐसा था कि जब हमारे ससुराल वाले, हमारे मायके वाले हमारे साथ नहीं दे रहे थे, हमारे साथ नहीं खड़े थे, आज भगवान भी हमारे साथ नहीं खड़ा है। लेकिन चूंकि वो पढ़ी लिखी थी और बहुत ही मोटिवेशन वाली लड़की थी, तो अंदर से सोच के फिर से दृढ़ संकल्प करके दोबारा पढ़ाई में जुट जाती है। वो दोबारा से अपनी तैयारी जारी रखती है और फिर से एक बार पढ़ाई में अपना मन लगा के जुट जाती है और दूसरे प्रयास में वो एक जिले की डीएम बन बैठती है। और उस जिले में जब वो अपनी लाल बत्ती लगी अम्बेस्टर कार से पहुंचती है, जब उसके गनर वगैरह और जो गार्ड हैं सब कुछ पहुंचते हैं, जैसे ही वो कार से निकलती है, निकलकर अपने सरकारी दफ्तर के केबिन में पहुंचती है, तो वहाँ के बड़े बाबू को बुलाती है। बड़े बाबू जब आते हैं तो बड़े बाबू से पूछती है कि यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉई हैं हमारी अंडर में, उनको सबको बुलाओ। सारे एम्प्लॉई आते हैं और सारे एम्प्लॉई आने के बाद सबसे लास्ट में वो देखती है कि उसका पति प्रेम भी उसी कार्यालय में क्लर्क के रूप में तैनात था। जब वो देखती है कि उसका पति उसी के अंडर में क्लर्क है, तो एक बार झेप जाती है और प्रेम भी कुछ समझ नहीं पाता है कि आखिर ये उसकी पत्नी है, ये डीएम कैसे बन गई, क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं समझ पाता है। अब प्रेम अगले दिन से कार्यालय में छुट्टी ले लेता है और 1 हफ्ते नहीं आता है। 1 हफ्ते जब नहीं आता है तो डीएम साहिबा यानी कि निधि अपने बड़े बाबू से पूछती हैं कि बड़े बाबू क्या हुआ, प्रेम जी अब ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हैं? तो वो कहते हैं कि मैडम हमें नहीं पता, दरअसल पूरे कार्यालय को और बड़े बाबू को ये नहीं पता था कि प्रेम से उस लड़की की यानी कि डीएम साहिबा की निधि की कभी शादी हुई थी और अब दोनों का तलाक हो चुका है, दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं। ये बातें न प्रेम ने बताई और ना ही निधि जो कि जिलाधिकारी डीएम साहिबा थी, किसी को कोई संदेशा या किसी को कोई संदेह भी नहीं होने दिया। 1 हफ्ते बाद फिर से जब प्रेम ऑफिस आता है तो डीएम साहिबा उसे अपने केबिन में बुलाती हैं और पूछती हैं कि तुम ऑफिस क्यों नहीं आ रहे थे? तो वो कहता है कि दरअसल मेरी तबीयत खराब चल रही है, इसलिए मैं अभी ऑफिस आने में असमर्थ हूँ। तब डीएम साहिबा उसे यानी कि बड़े बाबू अपने तलाकशुदा पति को ये निर्देश देती हैं कि देखो ये सरकारी कामकाज है, सरकारी कामकाज में तुम मेरे अंडर में हो और तुम इस तरीके से लगातार 7 दिन बिना बताए छुट्टी नहीं काट सकते हो। तुम्हें अगर छुट्टी काटनी है तो मुझे इत्तला करना होगा। वो झेप कर वहां से अपना सर नीचे कर कर दबे पांव बाहर निकल जाता है और फिर से अगले दिन से वो कार्यालय नहीं आता है। उसके बाद 1 हफ्ते लगातार एब्सेंट रहने के बाद डीएम साहिबा फिर से बड़े बाबू को कहती हैं कि प्रेम बाबू को बुलवाओ। प्रेम बाबू यानी कि उसके पति
फिर जब कार्यालय में आते हैं तब उनसे फिर उसके पीछे का कारण जानना चाहती है, तो फिर वो कहते हैं कि दरअसल मेरी तबीयत ज़्यादा खराब चल रही है इसलिए मैं छुट्टी पे हूँ। तो वो कहती है कि तुमने मुझे कोई लेटर नहीं दिया, तुमने मुझसे कोई परमिशन नहीं ली, तुम सरकारी काम में हो। इस बार प्रेम तपाक से जिलाधिकारी महोदया को एक पति के हैसियत से, वो ये नहीं समझ रहा था कि मैं जिलाधिकारी से बात कर रहा हूँ, मैं इसी के अंडर में नौकरी कर रहा हूँ। वो अपने पत्नी से, वो निधि यानी जिलाधिकारी महोदया से कहता है कि देखिए मैं सरकार का नौकर हूँ, आपका नौकर नहीं हूँ, और ये कहते हुए बाहर चला जाता है। लेकिन अगले दिन से प्रेम लगातार जिलाधिकारी कार्यालय में आने लगता है और अपना काम करने लगता है। जब भी उसे कोई काम पड़ता था फाइल संबंधित, तो किसी दूसरे कर्मचारी को जिलाधिकारी की केबिन में भेज देता था और जिलाधिकारी भी बिना कुछ पूछे आछे कि आखिर प्रेम कहाँ है, क्या कर रहा है, उसकी फाइल को अप्रूव कर देती थी। अब पूरे कार्यालय में ये बात गूंजने लगी थी कि आखिर इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, आखिर ये दोनों हैं क्या, इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है। उसी कार्यालय का एक बाबू था योगेश। जब पिछले डीएम साहब उस जिला में पोस्टेड थे तो वो फाइलों में मोटा घूस खाता था, मोटा पैसा खाता था, लेकिन जब से निधि आई थी तब से उसे पैसे खाने को नहीं मिल रहा था। इसलिए वो डीएम साहिबा से यानी जिलाधिकारी से बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो पहुंचता है, उसे कुछ पता नहीं होता है और प्रेम के सामने ही जिलाधिकारी को भद्दी भद्दी बदतमीजी वाली गालियां देने लगता है। प्रेम इसका विरोध करने लगता है। प्रेम जब इसका विरोध करता है तो दोनों में आपस में झगड़ा हो जाती है और वो योगेश बाबू इतना तेजी तेजी से प्रेम बाबू को मारने लगता है कि दोनों बाबुओं की जिलाधिकारी कार्यालय में तेजी तेजी से झगड़ा होने लगती है। झगड़ा तकरार इतनी बढ़ चुकी थी कि जिलाधिकारी को अपने केबिन से निकलकर खुद आना पड़ा। और जब जिलाधिकारी आती हैं तो पूछती हैं पूरा माजरा क्या है, तो लोग उन्हें बताते हैं कि दरअसल योगेश बाबू आपको भला बुरा कह रहे थे। तब वो प्रेम बाबू को यानी अपने तलाकशुदा पति को समझाती हैं किनारे ले जाकर कि वो मुझे भला बुरा कह रहे थे, तुम्हें उलझने की क्या ज़रूरत थी। तब वो कहता है कि देखो ऐसा है कि तुम मेरी पत्नी रही हो कभी और मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने इसलिए विरोध किया, इसलिए हमारी दोनों की हाथापाई और मारपीट तक नौबत आ गई। अब धीरे धीरे 2-3 दिन गुजर जाता है और इस बार फिर से प्रेम बाबू लगातार कार्यालय नहीं आ रहे थे। अब जिलाधिकारी महोदया अपने बड़े बाबू को बुलाकर पूछती हैं कि इस बार प्रेम को क्या हुआ। बाबू जिलाधिकारी महोदया से कहता है कि मैम ऐसा है कि प्रेम बाबू के ऊपर परसों घर जाते वक्त जानलेवा हमला हुआ है। जैसे ही वो सुनती हैं कि प्रेम के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, जिलाधिकारी महोदया के पैर के नीचे की जमीन खिसक जाती है। जैसे ही प्रेम को देखने के लिए उसके घर जाने वाली थी, वैसे ही पता चलता है कि मंत्री महोदय का अचानक पूरे जिले में दौरा है। बड़े बाबू जैसे ही जिलाधिकारी को सूचित करते हैं कि मैम आज अभी मंत्री जी अचानक जिले के दौरे पर आ रहे हैं और आपका रहना जरूरी है, तो जिलाधिकारी महोदया अपने बड़े बाबू से कहती हैं कि देखो जो भी मंत्री हो, जो भी आ रहा है, उसका सारा कार्यभार आप संभालोगे, मैं सिर्फ प्रेम को देखने जा रही हूँ। बड़े बाबू जिलाधिकारी महोदया से कहता है मैम देखो ऐसा है, बात मंत्री की है और बात ऊपर तक जाएगी, आपकी कुर्सी भी छीन सकती है, आपको सस्पेंड भी किया जा सकता है। तब जिलाधिकारी महोदया कहती हैं कि मुझे कुर्सी जाने का कोई डर नहीं है, उस संघर्षों की आदी होकर जिलाधिकारी बनी हूँ। सबसे पहले मैं प्रेम को देखने जाऊंगी। और वो अपनी एम्बेसडर और पुलिस वाली गाड़ियों के साथ प्रेम को देखने पहुंच जाती हैं और इधर मंत्री जी आते हैं और मंत्री जी गुस्से में वापस भी चले जाते हैं। और उधर जिलाधिकारी प्रेम के पास पहुंचती, अपने पति के पास पहुंचती हैं और पति के कमरे में पहुंचने के बाद जब प्रेम को देखती हैं तो देखती हैं कि प्रेम बहुत ज़्यादा चोटिल हो गया है, उसे बहुत ज़्यादा मारा गया है। तो वो कहती हैं कि तुम्हारे ऊपर ये हमला उसी योगेश बाबू ने ही करवाया है और मैंने बाकायदा उसके ऊपर जांच परख करके एफआईआर कर दी। तो वो अपने बेड पर लेटे लेटे उठकर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन जिला अधिकारी महोदया देखती हैं कि वो उठ नहीं पा रहा है, वो पानी नहीं ले पा रहा है। तो जिलाधिकारी महोदया एक गिलास से अपने हाथ में उठाकर प्रेम को पानी पिलाती हैं और पूछती हैं कि तुम्हारी बीवी और बच्चे और तुम्हारे माँ और पिता कहाँ गए। तब वो बताता है कि दरअसल माता पिता तो बहुत पहले ही गुजर गए थे, उसके बाद मैंने शादी नहीं की। जब वो सुनती हैं तो एक बार सोच में पड़ जाती हैं। फिर
प्रेम उनसे पूछता है, जिलाधिकारी महोदया से, अपनी तलाकशुदा पत्नी से, कि क्या तुमने भी शादी नहीं की? तो वो कहती हैं कि दरअसल समाज के झंझावातों और कठिन परिश्रम की वजह से मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं इस दौरान सोच लूं कि मेरी शादी होनी जरूरी है। मैं लगातार पढ़ती रही, संघर्ष करती रही और यहाँ तक पहुंची। दोनों आपस में एक दूसरे से काफी देर बातें करते हैं और जब प्रेम ये कहता है कि मैंने शादी इसलिए नहीं की कि तुम आज भी मेरे दिल में बसी हो, तो जिलाधिकारी महोदया भी कहती हैं कि तुम भी आज मेरे दिल में बसे हो। दोनों एक दूसरे को पकड़कर लिपट कर रोने लगते हैं। वो कहता है कि क्या अब हम एक दूसरे के नहीं हो सकते? तो जिलाधिकारी महोदया कहती हैं कि दरअसल मैंने कोर्ट में सिर्फ तलाक की अर्जी डाली थी, वहाँ से तलाक का प्रस्ताव पास नहीं हुआ था। हमारा दोनों का तलाक अभी नहीं हुआ है। समाज की दृष्टि से, संवैधानिक दृष्टि से, ईश्वर की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से अभी हम दोनों पति पत्नी हैं। और उसके बाद कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुलता है और वो बाहर आती हैं और अपने अर्दली, अपने चपरासी और जो उनके साथ स्टाफ आया था, सबसे कहती हैं कि आप लोग अपने अपने घर को जाइए। ये मेरे पति हैं जो बहुत साल पहले मुझे छोड़ दिए थे, या मैंने इन्हें छोड़ दिया था, लेकिन हमारा तलाक नहीं हुआ था। दोनों पति पत्नी एक साथ मिलकर आपस में रहने लगते हैं। दोनों एक साथ घर बसाते हैं। अब दोनों एक साथ ही कार्यालय जाने लगे थे। दोनों की जिंदगी फिर से एक बार सही रास्ते पर आ चुकी थी। तो गांव में, समाज में, मोहल्ले में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब छोटी छोटी गलतफहमियां घर तोड़ने के कागार पर ला देती हैं। खास निधि के सास ससुर और प्रेम के माता पिता ने निधि की भावनाओं को समझ लिया होता कि पढ़ने वाली लड़की है, आगे चलकर इतिहास रचेगी। तो मुकुट ने यह समझ लिया होता और उसे अपनी बिटिया की आंखों में दिखाई दिया होता, बिटिया एक दिन इतिहास रचेगी। काश गांव वालों ने मुकुट को चढ़ाया ना होता कि तुम अपनी बेटी के हाथ पीले कर दो, शादी कर दो, तो ये पूरी की पूरी घटना होने से बच सकती थी। तो फिलहाल आपको ये कहानी कैसी लगी और आप कहानी को किस जिले से, किस राज्य से देख रहे थे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। मिलता हूं ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना। जल्दी ही मिलता हूं एक नई कहानी के साथ आपको। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।